ये वाला शीट था ना पिछले क्लास में? यस सर। तो इसमें कुछ होमवर्क भी दिया था मैंने क्वेश्चंस करने के लिए, यस सर। ट्राई करने के लिए दिया था ना। ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, ट्राई किया था आप लोगों ने? यस सर। हुआ? फाइनल आंसर तक नहीं हुआ। फाइनल आंसर तक नहीं हुआ, चलो हम लोग करते हैं अभी, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे इस क्वेश्चन में, है ना। तो देखो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। चलो हम लोग नेक्स्ट शीट में ही कर देते हैं, नेक्स्ट शीट में ही कर देंगे, इसमें नहीं करते हैं। तो एक क्वेश्चन था, क्या था कि ये सेमी रिंग है और इसके सेंटर पे आपने चार्ज रखा हुआ है, इस रिंग पे चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसकी रेडियस R दी हुई है, आपको फिर बताना है F बिटवीन Q एंड स्मॉल q। तो इसके लिए क्या करोगे आप लोग, इसके लिए एक एलिमेंटल पार्ट लोगे इस रिंग का, बोलोगे कि एट एन एंगल थीटा आप एक d थीटा का एलिमेंट लेते हो, तो उस एलिमेंट का लेंथ कितना हो जाएगा, द रेडियस मल्टीप्लाइड बाय द एंगल, सो दिस टर्न्स आउट टू बी r d थीटा। फिर बोलोगे कि अगर q इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, इतना लेंथ है, पाई आर लेंथ है इस रिंग का, पाई आर लेंथ है इस रिंग का, तो दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या है ये, इसे याद रख लेना, हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में इस चीज को वापस से यूज करेंगे काफी बार। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ को आप लोग ऐसे भी लिखते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब इतना चार्ज था, कितने लेंथ पे था, पाई आर लेंथ पे था, और इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इतना हो गया, तो उस एलिमेंटल पार्ट पे कितना चार्ज होगा, वो हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ दैट एलिमेंटल पार्ट will be this, and lambda is what, q by pi r, so r d theta से मल्टीप्लाई कर दिए, so ये आ जाता है q by pi d theta ना। अब मुझे ये पता है, मुझे ये पता है कि ये अगर उसका एलिमेंटल पार्ट है और ये एंगल डी थीटा है, ये आर है, ये आर डी थीटा है, यहाँ पे Q है और इस पे DQ है, सो इस DQ और इस Q के बीच में फोर्स कितना है, मानो DF है, DF है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय उनके बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, रेडियस ऑफ द रिंग, तो r²। तो इस पे मैं dq की जगह पर 1/4 dq के जगह पर मैं q by pi d थीटा सब्स्टिट्यूट करूंगा, और q तो q है मेरा, और ये r² हो गया ना। अब देखो ये जो फोर्स इस पार्ट के वजह से यहाँ के चार्ज पे लग रहा है, ये अलोंग दिस, इसके रेडियस के अलोंग लगेगा, ठीक है। तो जब आप इसको रिजॉल्व करोगे इन दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दी वर्टिकल कंपोनेंट, तो ध्यान से देखो, ये अगर आपका एक्सिस सिस्टम हुआ और इस एक्सिस सिस्टम से एट एन एंगल थीटा आपने ये मेजर किया था,
तो ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा। तो ये अगर आपका डी एफ है तो ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वुड बी डी एफ कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट वुड बी डी एफ साइन थीटा। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि ये रिंग सिमेट्रिक है अबाउट विच एक्सिस, कौन सा एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ये रिंग? वाई एक्सिस पे। तो जब आप यहाँ पे ये वाला पार्ट ऑफ द रिंग आप ले रहे हो, लेफ्ट साइड राइट साइड पे आप ले रहे हो, तो सिमिलर एक आपको राइट लेफ्ट साइड पे भी मिलेगा। और ये अगर राइट साइड वाला आपको एट एन एंगल थीटा यहाँ से अगर एफ फोर्स लगा रहा है, तो ये लेफ्ट साइड वाला भी एट एन एंगल थीटा आपको एक फोर्स लगाएगा। तो इनके क्या है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे वो ऐड अप हो जाएंगे। इसीलिए इसका जो क्या लिखो यहाँ पे, ड्यू टू सिमेट्री, x components of df will cancel each other and y components will add up. So तो dfy क्या हो जाएगा, d twice of df sin theta. सो नेट आप क्या करोगे, नेट के लिए इसको इंटीग्रेट कर दोगे। अगर आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। एंड df क्या है, df ये है, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई पाई q d थीटा बाई r स्क्वायर एंड साइन थीटा तो है यहाँ पे। और इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे, आपने लेफ्ट वाले कंपोनेंट का तो हिसाब कैंसिल करके कर लिया, तो आप इसको थीटा को फ्रॉम 0 टू π/2 तक इंटीग्रेट कर दो। और उसके आगे वाला जो पार्ट है π/2 टू पाई, वो तो आपने काउंट कर लिया, क्यों काउंट कर लिया, क्योंकि आपने यहाँ पे सिमेट्री लेकर ट्वाइस का फोर्स ले ही लिया। तो इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके π/2 तक, ठीक है। तो ये आपको आंसर दे देगा। कर लोगे आगे का? यस सर। ठीक है, सिंपल था ये। पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा 0 टू π/2, ये आपका दे देगा माइनस कॉस थीटा। इसको 0 से पाई तक करो, π/2 तक करो, तो ये 0 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ -1, तो ये टोटल आपको 1 दे देगा। ठीक है, तो आपका नेट बच जाएगा q/2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। सिंपल, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने दिया था, कहा था कि एक्स एक्सिस में ओरिजिन पे आपने 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, फिर 10 मीटर पे आपने क्यू चार्ज रखा है, फिर 20 पे -2q चार्ज रखा हुआ है ना, ऐसे ही दिया हुआ था। फिर 30 मीटर पे 3q, फिर ऐसे ऐसे ये चलता जाता था इंफिनिटी तक। तो इसमें आपको फोर्स निकालना था ऑन, फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालनी थी ऑन 1 कूलम चार्ज।
इस पे कैसे करते आप फोर्स, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के मैग्नीट्यूड तो डायरेक्टली लिख सकते थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है ये 1 कूलम मल्टीप्लाइड जो ये चार्ज होगा पहला वाला which will be 10 स्क्वायर, फिर k 1 minus 2q इसको डिवाइडेड बाय 20 स्क्वायर, सिमिलरली k 1 3q divided by 30 square, similarly minus k1। सर हाँ 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 सर बताओ बताओ। सारे सारे पॉजिटिव चार्ज को एक साथ करके और फिर नेगेटिव को एक साथ करके लास्ट में ऐड नहीं कर सकते हैं? करो, आंसर तो एक ही तो आना है वैसे ना, हाँ आंसर सर। तो एक ही आना है। बट इसमें देखो ना, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसमें एक एक्सप्रेशन यूज होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करते हैं हम लोग, लॉन लॉन का यस लॉगरिथमिक फंक्शन का बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करते हैं, इसीलिए ये बता देते हैं हम लोग, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो इसीलिए, क्योंकि आप सारे इसको यूज करोगे तो एक्चुअली ये वाला जो समेशन है वो फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे पॉजिटिव टर्म्स को एक साथ ऐड करना और सारे नेगेटिव टर्म्स को एक साथ ऐड करना फिजिबल नहीं हो पाता, कोई एक पर्टिकुलर एक्सपेंशन ऐसा नहीं पता होता है जनरल इक्वेशन, तो ये आ जाएगा 1 minus 1/2 plus 1/3 minus 1/4 प्लस 1/5, इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो देखो लॉन 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स एंड ऐसा ऐसा ये एक्सपेंशन चलता जाता है। तो जब आप x की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये ln 2 हो जाएगा एंड ये आपको वैसा ही एक्सप्रेशन मिल जाएगा जैसा आपको चाहिए, ठीक है। तो आप सिंपल कह देते हो कि ये वाला समेशन इज नथिंग बट ln 2, ठीक है। ये वाला समेशन आप कह देते हो ln 2, तो नेट फोर्स आपको इतना आ जाता है। क्लियर है इतनी बात? यस सर। और क्वेश्चंस थे आपको, और एक आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ था, कहा था कि 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिए थे, एक ट्रायंगल का, एक स्क्वायर का और एक रेगुलर हेक्सागन का, और सबके वर्टिसेस में चार्ज दिया हुआ था और सबके सेंटर पे चार्ज कितना, फोर्स कितना था। अगर हम सेंटर पे सबके 1 कूलम चार्ज दे दें एंड सबके वर्टिसेस पे क्यू चार्ज लगाएं तो सबके सेंटर पे फोर्स कितना आ रहा था? 0। 0। फिर मैंने ये कहा था कि अब ये मैं 1 कूलम चार्ज को वर्टिकली लिफ्ट कर रहा हूँ एट अ हाइट h तक, है ना, वर्टिकली लिफ्ट कर रहा हूँ एट अ हाइट h तक। फिर बताना था, और उस चार्ज का मास भी m हो जाता, तो आपको ये बताना था उस कितने हाइट तक आप लिफ्ट कर सकते हो, तब जाके ऊपर वाला जो फोर्स है, जिस 1 कूलम चार्ज जो फोर्स है वो इक्विलिब्रियम पे होगा, ये बताना था। तो मैं पहला वाला बता देता हूँ, बाकी दोनों आप लोग एकदम एक सिंपल एक्स्ट्रापोलेशन है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना होगा। देखो ये मानो आपका ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑफ अ साइड ए, हर जगह चार्ज क्यू दी हुई है, इसका सेंटर है यहाँ पे ना, यहाँ पे पहले चार्ज रखा होता, फिर मैंने इसको वर्टिकली उठा के एट अ हाइट h रख दिया ना। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा?
बताओ ये वाला, उसके ये वाले डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये वाला डिस्टेंस पता होने की जरूरत है नहीं है? यस सर। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है बताओ। उसके लिए आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का स्क्वायर अगर आप कर दोगे तो आपको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना? बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, याद रखना। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। व्हाट इज दिस? a/3 एंड व्हाट इज दिस? a/2 है या नहीं है? देख लो, डिस्टेंस बताओ मेरे को जल्दी से, सिंपल कैलकुलेशन है। मैं आपको फंडा बता देता हूँ, आप लोग ये कर लेना, ठीक है? मैं सिर्फ नंबरिंग कर दे रहा हूँ यहाँ पे। मानो कि ये O है, ये A है, ये B है, ये C है और ये पॉइंट D है। नाउ देखो, आपको कैलकुलेशंस खुद कर लेना है, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। अब जब आप यहाँ पे D पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे, लेट्स से A वाले चार्ज की वजह से, तो the force would be along this AD, ठीक है? कोई दिक्कत? this force is along AD. now ये जब फोर्स along the AD है, अगर ये एंगल थीटा है तो कैन आई से इसको जब मैं रिजॉल्व करूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है? मानो कि ये फोर्स F है। ओके, पहला पॉइंट, दिस F फोर्स इज along AD। दूसरा स्टेटमेंट, दिस F फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज एट A एंड चार्ज एट D, एंड आई एम सेइंग कि ये F की वैल्यू इट इज इक्वल टू जो चार्ज C की वजह से D पे फोर्स होगा और चार्ज B की वजह से जो D पे फोर्स होगा, सारे फोर्सेस बराबर हैं, कोई दिक्कत इतने में? नो सर। क्योंकि चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो सबका डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स की वैल्यू भी सेम ही होगी, ठीक है? ना ना ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल अब यहाँ पे मैंने देखा है, तो यही एंगल क्या मैं बोल सकता हूँ ये एंगल होगा? व्हाई? बिकॉज ये F का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इमेजिन करो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इज इट अलोंग द AO लाइन? इमेजिन करो, होगा? because the F force is along AD, the F force is along AD, तो F यहाँ पे है, F यहाँ पे है। F को मैं अब अगर हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करूं तो वो AO ही तो होगा, होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज अलोंग AO, पहला पॉइंट। अब देखो, सिमिलरली अब मैं इसको एक्सट्रापोलेट कर रहा हूँ, जो C की वजह से वहां पे फोर्स लग रहा होगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वुड बी अलोंग BCO, कोई दिक्कत? बताओ। सिमिलरली जो B की वजह से फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी अलोंग BO, ठीक है? जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये सारा कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उन फोर्सेस का, एंड क्योंकि सारे फोर्सेस के वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी F है, यहाँ पे भी F है और यहाँ पे भी ये वाला भी F है, तो सारे मैग्नीट्यूड सेम है, सबके बीच में एंगल 120 डिग्रीज है, तो
आपने जब प्लेनार सिचुएशन में देखा था इस केस में, तो इस वजह के फोर्स इधर होता था, इसकी वजह से फोर्स डाउनवर्ड होता था, इसकी वजह से फोर्स इधर होता था। तो इस केस में F net 0 आया था या नहीं है? तो सिमिलरली जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से डी वाले चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फोर्स नेट क्या हो गया? F net हॉरिजॉन्टल क्या हो गया? 0। और F net वर्टिकल क्या हो जाएगा? तीनों ऐड अप हो जाएंगे, है या नहीं है? तीनों ऐड अप हो जाएंगे और एक किसी भी एक फोर्स के वजह से आप F निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा? K Q टाइम्स वहां पे जो 1 कूलम चार्ज है डिवाइडेड बाई A T का स्क्वायर। एंड AD आप सिंपल मेंसुरेशन मतलब जो ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है वगैरह सब यूज करके आप AD निकाल सकते हो इजीली, है या नहीं है? ठीक है। यस सर। और ये तो हो गया ट्रायंगल के केस में। स्क्वायर के केस में क्या हो जाएगा? ये वाला स्टिल 0 होगा, ये वाला क्या हो जाएगा स्क्वायर के केस में? 4F। 4F। और सिमिलरली हेक्सागन के केस में क्या है दोनों? 0 और 6F। क्लियर है? इजी है ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नो सर। ठीक ठीक है, तो इतना तो क्वेश्चन हमारे पिछले क्लास के हो गए। सर आज बताइए। वैभव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप लोग वो वैसे भी वीडियोस हैं ऑनलाइन, तो वहां से देख लेंगे। आज हम लोग वैसे भी क्वेश्चंस ही करने वाले हैं, ठीक है? आप लोग को तो करना है ना क्लास। यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बता दिया था, डिस्कस कर लिया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। तो क्या होता था अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है, ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है? और इसको हम क्या कहते हैं कि अगर किसी सोर्स चार्ज की वजह से कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, किस लिए होगा? ये सोर्स चार्ज की वजह से होगा। किसी सोर्स चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो वहां पे अगर आप एक टेस्ट चार्ज लेकर रख देते हो, क्या है ये? टेस्ट चार्ज लेके रख देते हो, तो ये टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये फोर्स को जब आप उस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है, ठीक है? एंड आप ये कहते हो कि ये टेस्ट चार्ज को हमेशा बहुत ही स्मॉल होना पड़ता है, यही कहते हैं नाउ। तो अगर ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव हुआ तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? अलोंग द ई। और ये क्या है? ये फोर्स है। एंड अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है? अलोंग, अलोंग बोलना तो सही नहीं होगा, दोनों ही अलोंग है, ठीक है? इट विल बी अवे फ्रॉम चार्ज एंड नेगेटिव अगर हुआ तो इट विल बी टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये सब कुछ हमने देख लिया था, ठीक है? अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन, मानो कि ये मेरा एक वॉल है और वॉल से मैंने एट दिस पॉइंट पी मैंने एक स्ट्रिंग को लटका रखा है, स्ट्रिंग लटका रखा है यहाँ पे इस पॉइंट पी से, और इस स्ट्रिंग के नीचे मैंने एक बॉल लटका दिया है और इस बॉल की मास m है और इस बॉल पे मैंने चार्ज q दे दिया है।
और मैंने एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड चालू कर दिया है जिसकी वैल्यू E है। तो मैंने ये नोटिस किया कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड चालू हो गया तो ये स्ट्रिंग आके एट अ डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस D, एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस D पे आके इक्विलिब्रियम पे मेंटेन कर लेता है। ठीक है, तो मुझे ये बताना है, ये D की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ M Q E। ठीक है, करो, क्वेश्चन समझ गया? हाँ, और ये इसकी स्ट्रिंग की लेंथ L है, इन टर्म्स ऑफ L आल्सो। हुआ पहला वाला? आ जाओ देखते हैं क्या करोगे। क्या करोगे यहाँ पे, फिजिक्स समझो क्या हो रहा है। देखो, अब ये बॉल है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बना रहे हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बना रहे हैं, तो इस पे क्या क्या फोर्स लगेगा मेरे को बताते जाओ। हाँ, कहाँ लगेगा, डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड। उसके बाद फिर आप कौन सा और फोर्स लग रहा है? स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग क्या लगाएगा इस पे? हाँ, टेंशन लगाएगा। और टेंशन पुल होता है तो स्ट्रिंग के अलोंग हो जाएगा। और क्या फोर्स लगेगा इस पे? क्योंकि इस पे चार्ज है और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड चालू किया है, तो ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। तो अगर ये एंगल आप थीटा मानते हो, मान लो ये एंगल थीटा है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन को के अकॉर्डिंगली t cos थीटा विल बी इक्वल टू mg और t sin थीटा विल बी इक्वल टू eq।
तो tan थीटा क्या हो जाएगा, EQ अपॉन mg। और अगर आप ये देखोगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये लेंथ L है स्ट्रिंग का और ये लेंथ D है, और क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो ये थीटा हो गया। तो tan थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan थीटा को मैं D अपॉन L स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अंडर रूट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, सो ये इक्वेशन आपको दे देगा। आप इसमें सब कुछ डी को बस लेफ्ट साइड में लेकर आ जाओ, बाकी सबको राइट साइड में लेकर चले जाओ तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ये। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसकी मास m है और जिसके पास चार्ज q है, उसको मैंने एक वेलोसिटी v दिया है, उसको प्रोजेक्ट किया है विद अ वेलोसिटी v एट एन एंगल phi फ्रॉम एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और वहां उस रीजन में जहां पे ये प्रोजेक्ट किया गया उस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है जो, और उसकी डायरेक्शन वर्टिकल के साथ एट एन एंगल बीटा है। तो आपको इस केस में निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट और आपको इस केस में निकालना है रेंज। तो देखो ये तो करना, अब देखो पहले तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में आप क्या करते हो, पहले वेलोसिटी को रिजॉल्व करते हो, Vx और Vy निकालते हो। Vx क्या है यहाँ पे, बताओ जल्दी जल्दी से, प्रोजेक्टाइल मोशन में Vx क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी इन दी x डायरेक्शन क्या है, हो ना आप लोग वहां पे, हेलो। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी बताओ ना क्या है, इनिशियल v cos अल्फा। v cos अल्फा, और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, v cos v sin अल्फा। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन क्या है x डायरेक्शन पे और एक्सेलरेशन क्या है y डायरेक्शन पे, ये पता करो। जब अच्छा मानो जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां नहीं होता तो एक्सेलरेशन क्या होता है x डायरेक्शन पे, हाँ जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता वहां पे तब एक्सेलरेशन क्या होता है x डायरेक्शन पे। प्रोजेक्टाइल भूल गए क्या आप लोग, देखो इधर, electric field is along at an angle beta with the vertical. Electric field is making an angle beta with the vertical. दिया हुआ है ये।
तो ये Ex will be E sin of beta and Ey will be E cos of beta। तो क्योंकि मेरे पार्टिकल के पास चार्ज Q है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड which will be equal to E times of Q। तो सिमिलरली ये भी बीटा एंगल बना रहा होगा वर्टिकल के साथ, सो इसका Fx will be F sin beta and the vertical component would be E cos beta। तो क्योंकि अब वहां पे फोर्स लग सर F क्योंकि वहां पे अभी फोर्स लग रहा है क्योंकि अब वहां पे फोर्स लग रहा है तो वो पार्टिकल एक्सेलरेट भी करेगा उस डायरेक्शन पे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे उसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी F is EQ sin बीटा बाई m और वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी EQ cos बीटा m। अब आपको और एक चीज में रखना है, वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में इसको एक जी भी लग रहा होगा। ठीक है, तो नेट जो है वो आपको ई क्यू बाई एम साइन बीटा एंड ये आ जाएगा ई क्यू बाई एम कॉस बीटा प्लस जी। कोई दिक्कत इतने में? ये चीज पहले आपको समझनी, ठीक है। अब क्या करते हैं इसके बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में। अब वेलोसिटी एट एनी टाइम हम लोग लिखेंगे, वेलोसिटी एट एनी टाइम और डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम लिखते हैं। वेलोसिटी का क्या ही करेंगे, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम इन दी एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इन दी एक्स डायरेक्शन multiplied by time plus half acceleration in the x direction multiplied by t square। Similarly yt क्या हो जाएगा, vy t plus half ay t square। सो इसको फिर से रीराइट कर सकते हैं बिकॉज vx is v cos alpha into t plus half ax क्या है, e q by m sin beta times of t square। Similarly vy क्या है, v sin alpha t plus half e q by m cos beta plus g t square। ये हो गया। अब देखो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज बताना है। टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज बताना है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, अब ये जब प्रोजेक्टाइल पूरा घूम के चला जाएगा, ये y है और ये x है, तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये इसका फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे नेट y डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, y डायरेक्शन में कितना मूव करा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, बताओ। हाइट डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और इनिशियल पोजीशन में y कोऑर्डिनेट क्या है, 0
और फाइनल पोजीशन पे y कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन क्या हुआ? 0। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, जब ये पूरा प्रोजेक्टाइल इनिशियल से फाइनल लोकेशन पे चल जाएगा तो y नेट 0 हो गया। तो जब आप इस y को 0 से इक्वेट करोगे तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। देखो कैसे, v sin अल्फा टाइम्स ऑफ t प्लस हाफ e q बाई m cos अल्फा प्लस g टाइम्स ऑफ t स्क्वायर। तो देखो ये एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे, ये दोनों एक्सप्रेशन हमेशा याद रखना। कभी अगर हम लोग और डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल पे तो मैं बता सकता हूँ ये एक्सप्रेशन क्या मैं बोल सकता हूँ, दीज आर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस इन टी वेरिएबल, है नहीं? टी वेरिएबल के साथ ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ए क्या है, हर ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है। सिमिलरली ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो दीज आर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ टी। तो इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी एक्स कोऑर्डिनेट देयर आर फॉर एवरी एक्स कोऑर्डिनेट देयर आर 2t, दो टाइम पे वो सेम एक्स कोऑर्डिनेट पे होगा और दो टाइम पे वो सेम वाई कोऑर्डिनेट पे होगा। मानो कि ये वाई कोऑर्डिनेट आप लो, तो ये वाई कोऑर्डिनेट वो इस टाइम पे होगा और सेम वाई कोऑर्डिनेट वापस से घूम के जब वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। सिमिलरली जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तब आपको सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट मिलेगा। ये चीजें हैं प्रोजेक्टाइल में बाद में आ जाती हैं। तो जब इसको आप t को कॉमन निकालोगे यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, v sin अल्फा प्लस हाफ e q बाई m cos बीटा प्लस g टू t इज इक्वल्स टू 0। तो t आपको दो वैल्यू आ जाएगा, एक आ जाएगा t आपको 0 और एक आ जाएगा 2v sin अल्फा बाई e q बाई m cos बीटा प्लस g। ये दो वैल्यू आ गया। दो वैल्यू का अर्थ क्या है, एक टाइम पे y कोऑर्डिनेट, इस टाइम पे y कोऑर्डिनेट 0 है कह रहा है और इस टाइम पे y कोऑर्डिनेट 0 है कह रहा है। आपको y कोऑर्डिनेट कब आ रहा है, आपको y कोऑर्डिनेट 0 इनिशियल पे आ रहा है और y कोऑर्डिनेट 0 फाइनल पे आ रहा है। तो ये वाले में से ये इनिशियल पोजीशन का हो गया बिकॉज t इक्वल्स टू 0 पे y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये वाला इसीलिए ये फाइनल पोजीशन का हो जाएगा। तो फाइनल पोजीशन का टाइम आपको यहाँ से आ रहा है, तो मतलब ये टाइम क्या है, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट and t is equals to this। कोई दिक्कत? नो सर। रेंज, रेंज क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन अगर है तो रेंज क्या हो जाता है, जैसे कि नेट वाई डिस्प्लेसमेंट तो 0 है तो ये वाला पार्ट रेंज हो जाता है ना, ये वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है। तो रेंज क्या है, इज दिस एक्स नेट, एक्स डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट आप देखते हो रेंज के लिए, है नहीं है? रेंज एक्स डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट है। तो ये इतना एक्स नेट जो रेंज है प्रोजेक्टाइल का वो कितने टाइम पे जा रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पे जा रहा है ना। ये पूरे टाइम पे एक्स नेट ट्रैवल करेगा। आपको एक्स नेट का एक्सप्रेशन पता है, एक्स नेट का एक्सप्रेशन क्या है, v यहाँ पे निकाला हुआ है ना आपने, ये वाला एक्स नेट का एक्सपीरियंस v cos अल्फा t, v cos अल्फा t प्लस हाफ e q by m
साइन बीटा टी स्क्वायर। तो जब आप इस t इक्वल्स टू कैपिटल T सब्स्टिट्यूट करोगे विच इज v sin अल्फा बाई e क्यूब बाई m cos बीटा प्लस g, जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे ये वैल्यू इस x यहाँ पे और फिर यहाँ पे, तब आपको जो x नेट आएगा वो आपको क्या देगा, रेंज दे देगा। सिंपल सिंपल राइट। आगे बढ़े, देखो एक बार आराम से, इसको आराम से देखो, जितना भी बताया आराम से देखो, इस चीज को समझो क्या हो गया। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं इंक्लाइंड प्लेन का। मानो कि ये इंक्लाइंड, हाँ हाँ सर टाइम ऑफ फ्लाइट वाला बताइए। एक बार फिर से समझा दीजिए। बच्चा टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हो, क्या प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का बताओ आपका तरीका। याद है या फिर याद नहीं है, बता दो, मतलब तुम अपना तरीका ही वापस से बता दूंगा। सर याद नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये वाला समझ। एक बार अगर आप लोग का पूरा सिलेबस एक बार खत्म होगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन पे हम लोग वापस आएंगे। जब प्रोजेक्टाइल मोशन पे हम वापस आएंगे, मैं आपको बहुत ही इजी तरीके बता दूंगा, जिससे आप लोग को ज्यादा कठिन नहीं होगा ये सब चीजें समझना। प्रोजेक्टाइल मोशन एक पैराबोलिक पाथ है, पता है ना। यस सर। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन में जब आप देखते हो तो इनिशियल वेलोसिटी आपको जो x डायरेक्शन में मिलती है वो u cos थीटा मिलती है, और y डायरेक्शन पे आपको u sin थीटा मिल जाती है। ax तो आपको 0 होता है और ay आपको माइनस g हो जाता है। तो आप x डायरेक्शन में कहते हो कि इट इज u cos थीटा टाइम्स ऑफ t, और y डायरेक्शन पे कह देते हो कि u sin थीटा टाइम्स ऑफ t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, फिर y इज इक्वल्स टू x tan थीटा कहते हो माइनस यू स्क्वायर बाई 2g cos थीटा इंटू एक्स स्क्वायर करके ऐसा कुछ आता है। ठीक है, अब देखो ये सब चीजें क्या है, ये दीज टू आर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। अगर t के वेरिएबल का ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ये x के वेरिएबल का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसीलिए इसको एक पैराबोलिक पाथ कहा जाता है। ठीक है, तो अगर y नेट 0 है, ये अगर पैराबोला पाथ पे जा रहा है ऐसा, इनिशियल ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे यहाँ पे और यहाँ पे मेरा y कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, अगर रेंज को r मान ले तो r है। कोई दिक्कत इतने में? नो सर। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में मेरा y कोऑर्डिनेट 0 है और फाइनल पोजीशन पे भी y कोऑर्डिनेट 0 है। तो जो मेरा y कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है उसका एक्सप्रेशन ये है। y कोऑर्डिनेट टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है वो इस तरीके से चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके से y कोऑर्डिनेट टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना है तो मुझे पता है कि टाइम
जब हम देखेंगे तो टाइम इक्वल्स टू इनिशियल पोजीशन पे टाइम इक्वल टी इक्वल टू 0 है, और फाइनल पोजीशन पे टी इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए। तो टी इक्वल्स टू 0 पे आपको एक बार y कोऑर्डिनेट 0 मिलेगा, एंड जब प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो जाएगा, मतलब जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट आपको देगा, वो आपको y कोऑर्डिनेट 0 देगा। ठीक है, तो जब मैंने y कोऑर्डिनेट को 0 कर दिया, 0 से इक्वेट किया, तो मेरे को दो टाइम की वैल्यू मिली, एक ये 0 और एक ये वाला। तो t इक्वल्स टू 0 मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, जब वो ओरिजिन पे था, जब टाइम ऑफ फ्लाइट शुरुआत होने वाली थी, और t इक्वल्स टू ये जो वैल्यू मिला है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए, क्योंकि दो वैल्यूज, दो t के वैल्यूज पे मेरा y कोऑर्डिनेट 0 हो रहा था। एक t का वैल्यू तो 0 था, तो इसीलिए वो y कोऑर्डिनेट 0 रिप्रेजेंट कर रहा था इनिशियल पोजीशन। अब जो दूसरा टी का वैल्यू मेरे को मिल रहा था, वो टाइम ऑफ फ्लाइट ही होना चाहिए, क्योंकि उस पे भी वाई नेट 0 है और वो फाइनल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है इतनी बात? यस सर। ज्यादा कोई कठिन चीज है नहीं। आगे बढ़े। यस सर। ये इंक्लाइन प्लेन है मानो, इंक्लाइन प्लेन की एंगल है ये 30 डिग्री, ये फिक्स्ड है इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पे मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है m, जिसपे चार्ज है कैपिटल Q, और मैंने एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड चालू किया हुआ है। ये सरफेस रफ है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 पॉइंट, अच्छा चलो ये वाला भी हटाते हैं, मानो स्मूथ है। पहला वाला केस मानो सरफेस स्मूथ है, दूसरा वाला केस आप लोग के लिए होमवर्क हो जाएगा, मानो सरफेस रफ है और 0.2 है। ठीक है, ये होमवर्क है। तो अब आपको बताना है इस केस में, ये वाला मानो h, h मानो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10 सेंटीमीटर। फाइंड टाइम टू रीच ग्राउंड। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आने का आपको टाइम बताना है। करो, सेम चीज करोगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। ठीक है, एंड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सेम चीज करना है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है 0 है, रेस्ट है। एक्सेलरेशन निकालो कितना है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में निकालोगे, एक्सेलरेशन आपको निकालना होगा अलोंग द इंक्लाइन। नेट एक्सेलरेशन आप इस डायरेक्शन में निकालोगे, क्योंकि जो बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जो आपको डिस्प्लेसमेंट लेना है, आपको ये वाला डिस्प्लेसमेंट लेना है। ठीक है, तो आपको एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन पे निकालनी है, तो ये नेट एक्सेलरेशन निकालो। और क्योंकि आपको हाइट पता है, तो आप जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकाल सकते हो, मतलब S1 वो निकाल सकते हो। तो सिंपल, क्योंकि S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो U तो 0 है, तो आपको S पता होगा और A पता होगा, तो आप T निकाल सकते हो। समझे? करो, मुद्दा ये है कि आपको A फाइंड आउट करना है करेक्टली। चलो करो।
तो ए फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा उस बॉडी पे क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं, है ना। सर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भी तो फोर्स होगा ना। वही तो इस चैप्टर का वही तो आपको समझना है बात। अभी तक तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि नहीं पढ़ा था तो इसीलिए इसकी वजह से आप फोर्स अकाउंट नहीं करते थे, बट अब इलेक्ट्रिक फील्ड चालू कर दिए तो इसको भी फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक तो फोर्स इस पे mg नीचे लगेगा, ठीक है, ये डायरेक्शन इसका अलोंग द इंक्लाइन है और ये डायरेक्शन इसका परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन है। ये इसका हॉरिजॉन्टल है, ये इसका वर्टिकल है, ठीक है। और आप ये भी बता सकते हो कि ये एंगल 30 डिग्रीज है, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्रीज है ना। आपको सब कुछ इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, सब कुछ इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे mg है, यहाँ पे n है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। और क्या लगेगा, अलोंग द हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, ठीक है। तो सब कुछ रिजॉल्व करो आप, सब कुछ जब रिजॉल्व करोगे तो आप mg को रिजॉल्व करो, इसका यहाँ पे कंपोनेंट mg sin 30 और परपेंडिकुलर कंपोनेंट mg cos 30। सिमिलरली EQ को रिजॉल्व करो, इस डायरेक्शन पे EQ cos 30 and in this direction it will be plus EQ sin 30। कोई दिक्कत, ठीक है। नो सर। तो नेट फोर्स F नेट अलोंग द इंक्लाइन क्या आ रहा है, नेट, हाँ EQ का बताओ बताओ, डायरेक्शन सुन रहा हूँ मैं। EQ का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टली है टुवर्ड्स राइट, चार्ज मेरा Q है प्लस Q है, तो मेरा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अगर ये माइनस क्यू दिया होता, अगर ये माइनस क्यू दिया होता तो आप इसी फोर्स को इधर ले लेते, बट माइनस क्यू नहीं दिया हुआ है तो ऐसा है, ठीक है। तो नेट फोर्स इन दी एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस EQ cos 30। तो एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन क्या हो जाएगा, इट विल बी F नेट बाई इसका मास से डिवाइड करोगे तो g sin 30 इज एंड EQ cos 30 इज, ठीक है। तो आपको अब एक्सेलरेशन पता है, आपको इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है तो आपको बस a t स्क्वायर करना, और यहाँ से आपको t a आपको यहाँ से आ जाएगा, और s क्या है, s इज इक्वल्स टू s अपॉन, हाँ ये हो जाएगा s, s क्या है, s ये है, इफ दिस इज s तो
कैन आई से h by s is sin 30, है ना? Perpendicular by hypotenuse is sin 30. h by s is sin 30, तो s is equals to h by 30, तो यहाँ से 2h आ गया. So 2h is equals to 1 by 2 a t square. ठीक है. मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 100 वोल्ट पर मीटर है, आपको Q मान लो 1 कूलम्ब है, और हाँ, और बाकी सब तो M मान लो 1 kg है, और H 10 मीटर है, और बस आपको टाइम निकालना. ठीक है. एंड जी क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नाउ बी पार्ट, जब मेरा सरफेस में रफ होगा, तो आपको पता है, अब फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये वाला mg sin 30 तो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे n हुआ, यहाँ पे eq cos 30 हुआ, और अभी तक तो यही सब करा था आपने, है ना? अभी तक तो यही सब किया था. बट अगर म्यू आ जाएगा, रफ सरफेस हो जाएगा, तो क्या होगा? बताओ जल्दी से. सर mg sin 30 के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन भी लगेगा. तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल फोर्स. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा? म्यू टाइम्स ऑफ mg cos 30 प्लस eq sin 30. ठीक है. एंड तब अब जाके एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा? मैं एफ नेट लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लोग सॉल्व कर लेना. एफ नेट क्या हो जाएगा? mg sin 30 माइनस eq cos 30 माइनस ये f. ठीक है. तो a net will be f net by m. This is along the incline. बाकी तो आप खुद ही कर सकते हो. क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना? यस सर. ट्राई कर लेना. ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. आज की क्लास हम लोग यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास टॉपिक क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? फील्ड हो गया ना, तो हम लोग फील्ड लाइंस पे जाएंगे. फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स पे जाएंगे. फिर कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना फॉर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस. ये बताओ मेरे को, आप लोग का तो कुछ भी नहीं हुआ था ना, तो आप लोगों को तो कोई आइडिया नहीं होगा ऐसा कुछ. तो हम लोग फील्ड कैलकुलेट करेंगे. किनके किनके लिए? देखो, हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक वायर के लिए, एक रिंग के लिए. ये दोनों होगा. फाइनाइट और इनफाइनाइट भी करेंगे. फाइनाइट प्लस इनफाइनाइट दोनों के लिए करेंगे. रिंग के लिए करेंगे, सेमी रिंग के लिए करेंगे. ये वाला केस हो जाता है सब लीनियर चार्ज डेंसिटी का. फिर हम क्वेश्चन आएंगे, ये एक टाइप का होगा. फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का हो जाएगा. फिर हम आएंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी पे. मतलब ये चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाता है. जैसे कि ये चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाता है चार्ज पर यूनिट एरिया का. ये क्या है? ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है.
इस पे हम आएंगे। तो इस पे क्या क्या फिगर है देखो, इस पे हम डिस्कस करेंगे डिस्क का, इस पे हम आएंगे शीट पे, ठीक है, ये दो डिस्कस करेंगे। फिर और एक केस हो जाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे कि ये लेंथ हुआ, चार्ज पर यूनिट लेंथ हुआ, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया हो गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इस पे हम आएंगे स्फीयर पे, स्फीयर डिस्कस करेंगे, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, ठीक है। ये सब हम, इसको हम लोग इंटीग्रेशन से नहीं सीखेंगे, इसको हम लोग गॉस लॉ से सीख लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग गॉस लॉ के बाद करेंगे, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है गॉस लॉ, इसको हम गॉस लॉ के बाद करेंगे, बट इंटीग्रेशन से हम लोग इन दोनों को सीख लेंगे। उसके बाद हम गॉस लॉ में जाके, गॉस लॉ में जाएंगे, गॉस लॉ के बाद हम लोग फिर ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फीयर का देखेंगे, ठीक है। ये सभी कुछ नेक्स्ट क्लास में होगा। जब ये सब खत्म हो जाएगा, गॉस लॉ भी खत्म हो जाएगा, फिर हम जाएंगे पोटेंशियल पे, फिर हम जाएंगे पोटेंशियल पे, और फिर पोटेंशियल एनर्जी पे। जब हम पोटेंशियल पे जाएंगे तब फिर से हम इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे हम लोग सबका पोटेंशियल भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और फिर पोटेंशियल एनर्जी का आ जाएगा, उसके बाद आई थिंक ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज भी आता है, हम इसमें लाइंस ऑफ फोर्स के साथ हम लोग ग्राफ्स भी देखेंगे, ग्राफ्स, ग्राफ्स, ग्राफ्स हम कैसे देखेंगे, देखो मुद्दा है, जैसे कि अभी हम लोगों ने ये वाला चीज तो बता दिया था ना कि अगर मान लो यहाँ पे चार्ज क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे क्यू है मानो, तो मुझे एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, एक रीजन ये है और एक रीजन ये है, ठीक है। अब मुझे माइक ऑन करके आप लोग जवाब दो, ए बी सी, ठीक है। ए की वजह से रीजन वन पे फील्ड की डायरेक्शन बताओ, ए चार्ज की वजह से रीजन वन में फील्ड का डायरेक्शन बताओ, लेफ्ट या राइट? राइट। ए की वजह से रीजन वन पे, ए की वजह से रीजन वन पे फील्ड की डायरेक्शन बताओ, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट होगा। लेफ्ट होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा लेफ्ट साइड, मतलब अपने से दूर भेजेगा। ये हम लोग लाइंस ऑफ फोर्स में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी राइट पे होगा, यहाँ पे भी राइट पे होगा, यहाँ पे भी राइट पे होगा। सिमिलरली ये हम देखेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। सिमिलरली अगर बी के वजह से आप हर डायरेक्शन में कैलकुलेट करोगे, बी एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ होता है, तो हर रीजन पे वो अपने तरफ खींचेगा, देख रहे हो, अपने तरफ हो रहा है। रीजन वन पे भी अपने तरफ है, रीजन टू पे भी अपने तरफ है, रीजन थ्री पे भी अपने तरफ है, रीजन फोर पे भी अपने तरफ है। सिमिलरली आपको दिख रहा है ना चीजें? यस सर। सिमिलरली सी चार्ज की वजह से अगर मैं, क्योंकि अगेन ये पॉजिटिव है, तो ये भी अपने से दूर भेजेगा, हर जगह पर दूर भेजेगा, हर जगह पर दूर, दिख रहा है ना आपको? यस सर। तो डिपेंड कि, अब देखो डिपेंड्स कि कहाँ पे डायरेक्शंस है, अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इस रीजन पे अगर इन सबको ऐसे, ये वाई एक्सिस और इसका ऐसे एक्स एक्सिस में प्लॉट करना है, तो डिपेंड्स कि कौन कौन सा रीजन है, वहां पे फील्ड विद द एक्स एक्सिस वेरी करते जाती है।
अगर हम वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को और एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें इसको, तो फील्ड वेरी करते जाती है। उसके ग्राफ्स, वो ग्राफ्स भी आप लोग को देखने की जरूरत है, ठीक है। तो वो सभी भी हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इतना है आज के लिए, इतना ही है। आप लोग ये क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, इनके आंसर्स निकालने के, और अगर फिर भी ना आए समझ में तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उन्हें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आज का क्लास समाप्त यहाँ पे। थैंक यू गाइस।